का प्रोसेस क्या है। तो आगे बढ़ते हुए जैसा मैम ने बताया कि IIQA के बाद SSR, जैसे ही एक बार सेल्फ स्टडी रिपोर्ट की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और सबमिट कर दिया जाता है कॉलेज के द्वारा NAAC में, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है, अगली प्रक्रिया होती है, वो होती है डेटा वैलिडेशन और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया। तो ये प्रक्रिया होती कैसे है, किस लिए है, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले जो SSR है, सेल्फ स्टडी रिपोर्ट है, वो HEI द्वारा सबमिट हो जाता है और ये ऑनलाइन भी सबमिट होता है, जैसा कि मैम ने बड़े ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इसको बताया है। इसके बाद ये असाइंड होता है DBB पार्टनर को। DBB पार्टनर क्या है? NAAC में जो थर्ड पार्टी एजेंसी है, जो कि जिनको असाइन किया जाता है ऑनलाइन पोर्टल पे, उनके पास भी एक पोर्टल होता है, DBB पार्टनर के पास भी एक पोर्टल होता है। तो HEI जैसे ही NAAC में सबमिट करता है अपना सेल्फ स्टडी रिपोर्ट, वो ऑटोमेटिक पार्टनर को असाइंड हो जाता है। DBB पार्टनर क्या करते हैं? उसे DBB पार्टनर वेरीफाई करते हैं इनपुट्स, एक्सटेंडेड प्रोफाइल, क्वेश्चंस फॉर द क्वांटिटेटिव मेट्रिक ओनली। सिर्फ और सिर्फ संख्यात्मक मेट्रिक का ही वेरिफिकेशन करते हैं DBB। बेस्ड होता है जो कि टेम्पलेट में, जैसा कि मैडम ने आपको बताया है कि जब SSR आप भरते हैं तो आपको टेम्पलेट भरना होगा, एक एक्सेल फाइल भरनी होगी। उसके साथ साथ आपको HEI इनपुट देना होगा, जो नंबर होगा पर्टिकुलर मेट्रिक के लिए। साथ ही साथ जो उसके सपोर्टिंग दस्तावेज होंगे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो आपको लगाने होंगे। तो DBB पार्टनर क्या करते हैं? DBB पार्टनर ये करते हैं कि वो तीनों ही जितना ही क्वांटिटेटिव मेट्रिक से रिलेटेड जितनी भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है और जितने भी डेटा टेम्पलेट है, वो पूरा वेरीफाई करते हैं। उसके अलावा यदि डॉक्यूमेंट्स कहीं पे इसके साथ साथ वो, जैसे कि कुछ वेब सोर्सेज हैं, एक्सटर्नल वेब सोर्सेज हैं, जैसे AISHE, NIRF, UGC, और इंस्टीट्यूशन की यानी संस्थान के खुद का वेबसाइट पे जो इंफॉर्मेशन रहता है, वहां से भी वो चेक कर सकते हैं यदि कोई डिस्क्रिपेंसी होती है डेटा में। जैसे कि यदि उदाहरण के स्वरूप में हम ये ले कि नंबर ऑफ टीचर, तो जो नंबर ऑफ टीचर किसी पर्टिकुलर ईयर में 19 और 20 की बात करें, तो एकेडमिक ईयर 2018 और 19 में जो भी आप नंबर देते हैं टीचर्स की, AISHE में या NIRF में या UGC में, या अपनी वेबसाइट पे अपने डाल रखा है या NAAC को प्रोवाइड किया है, वो सिमिलर होने चाहिए, वो अलग अलग संस्था में अलग अलग नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जो भी आप डेटा देते हैं, जो भी आप नंबर्स देते हैं किसी पर्टिकुलर मेट्रिक के लिए, उसके लिए जो सपोर्टिंग दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स देते हैं, वो आपको बिल्कुल सही देना है और करेक्ट देना है और सेम देना है, उसमें वेरिफिकेशन नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिपेंसीज नहीं होनी चाहिए। यह जो सारी प्रक्रिया है DBB की, वो ऑन पोर्टल होता है, पोर्टल पे ये सारी प्रक्रिया होती है। DBB पार्टनर रेज करेंगे क्वेरीज जब वो पाएंगे कि एक्सटेंडेड प्रोफाइल, जैसा कि मैडम ने आपको बताया होगा, एक्सटेंडेड प्रोफाइल के जितने भी मेट्रिक हैं, वो सारे हमारे डिनोमिनेटर हैं, और जितनी क्वांटिटेटिव मेट्रिक में मैट्रिक्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो सारे न्यूमरेटर हैं। तो जहां जहां ये पाया जाता है कि मिसमैच है, यानी जो नंबर आपने मैट्रिक में दिया है इनपुट और वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में नहीं है, या फिर वो एक्सटेंडेड प्रोफाइल में कुछ और नंबर है, तो वो जो डिस्क्रिपेंसीज होती हैं, जहां भी डिस्क्रिपेंसीज DBB के वेरिफिकेशन के तहत पाया जाएगा, तो वो क्या करते हैं, उसके लिए क्लैरिफिकेशन रीच करते हैं। मतलब कि वो पूछेंगे आपसे कि ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट 2018-19 में आपने इनपुट 10 दिया है, जबकि आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में 6, 8 या 12 दिख रहा है। तो यानी वो जो नंबर या तो ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, उसमें जो डिस्क्रिपेंसी है, उसके लिए वो आपसे क्लैरिफिकेशन पूछते हैं। जितने भी क्वांटिटेटिव मेट्रिक है, यदि DBB पार्टनर को ये लगता है कि सारे नहीं मैच कर रहे हैं, डिस्क्रिपेंसी है, तो वो सारे के लिए क्लैरिफिकेशन पूछ सकते हैं। अदरवाइज वो ये क्या कर सकते हैं कि यदि वो 10, 15, 20 मेट्रिक, जितने भी मेट्रिक है, उनमें वो जिनको जहां उनको लगता है कि डिस्क्रिपेंसीज है, उसके लिए वो क्लैरिफिकेशन आपको भेजेंगे। यह जो पूरी प्रक्रिया होती है DBB क्लैरिफिकेशन, वो 15 दिन की होती है। 15 दिन दिया जाता है HEI को। 15 दिन के अंदर आप पूरी क्लैरिफिकेशन पढ़िए, देखिए जो भी DBB ने आपसे रीच किया है, समझिए, और आप उसका रिवाइज्ड क्लैरिफिकेशन दीजिए। उसके साथ साथ रिवाइज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दीजिए और उसे सबमिट करिए 15 दिन के अंदर, ऑन पोर्टल ओनली। पोर्टल पे ही ये सब आपको देना है। अब मैट्रिक की अधिक जानकारी के लिए, क्लैरिटी के लिए, समझ के लिए NAAC ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया है, जो कि यूनिवर्सिटी का अलग है। जैसे कि आज ऑटोनॉमस है, तो ऑटोनॉमस की कॉलेज NAAC की वेबसाइट पे जाएंगे और वहां से SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को आप डाउनलोड करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे किस एक्सटेंडेड प्रोफाइल या किस मैट्रिक के लिए किस तरह की सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना है आपको, किससे साइन होना चाहिए,
आपको क्या डॉक्यूमेंट्स इसके लिए नहीं देना चाहिए, ये भी नैक ने मेंशन किया है। तो अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, सही डॉक्यूमेंट आपको बनाने के लिए, सही डॉक्यूमेंट आपको रेडी करने के लिए, ये सारी वहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ पे जानकारी दी गई है। आप वहाँ से डाउनलोड करिए और समझिए, उसके हिसाब से आप दीजिए। आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि कोई भी एक्सटेंशन टाइम नहीं है, मतलब 15 दिन है तो 15 दिन के अंदर आपको ये सारी क्लेरिफिकेशन फिल करके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट करना होगा। कोई एक्सटेंशन नहीं है। लेकिन यदि कोई नेचुरल प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है या कोई पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है उस पर्टिकुलर एरिया में, या जैसे आज की बात हम करें तो अभी तो नॉर्मल हो गया है सब कुछ, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि पूरी तरह से नॉर्मल हो गया। आज भी कोविड की प्रॉब्लम है, लास्ट 8 महीने से कोविड की प्रॉब्लम है। तो नैक ने सभी कॉलेज को, चाहे यूनिवर्सिटी हो, ऑटोनॉमस कॉलेज हो या एफिलिएटेड कॉलेज हो, उनके नीड के हिसाब से उनको एक्सटेंशन दिया है, चाहे वो डीबीबी हो, चाहे एसएसआर हो, चाहे आईआईक्यू हो, नैक की जो भी प्रक्रिया है। तो इस तरह की कोई परेशानी हो, महामारी है, तो इसमें हम एक्सटेंशन देते हैं। लेकिन छोटी-छोटी परेशानी जैसे आज आईक्यूएसी चला गया है, या ये वाला फेस्टिवल है, तो हमारे इंडिया में डेली फेस्टिवल कुछ न कुछ होता है। तो इन छोटी-छोटी चीज़ों की वजह से हम एक्सटेंशन नहीं देते, तो इसे ध्यान रखने की ज़रूरत है उच्च शिक्षा संस्थान को, कि उनको अपने सही टाइम में ही सारी चीज़ें तैयार करके और उनको सबमिट करना होगा। नो सेकंड लेवल ऑफ क्लैरिफिकेशन, मैं आपको बताना चाहूँगी, एक बार आप एसएसआर सबमिट करेंगे, डीबीबी पूरा वेरिफिकेशन करके आपको क्लैरिफिकेशन रेज करेंगे और आपको 15 दिन का सिर्फ टाइम मिलेगा, उसी में आपको क्लैरिफिकेशन रिस्पॉन्ड करना होगा, डिवाइस क्लैरिफिकेशन। इसके बाद आपको कोई दूसरा टाइम फिर से नहीं दिया जाएगा, एक्सटेंशन उन्हीं को दिया जाएगा जिनके साथ परेशानी है, अदरवाइज कोई एक्सटेंशन नहीं। तो इन सब चीजों को समझ के आपको रिस्पॉन्ड करना है। इसके साथ आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स देना है वो सारा आपको पोर्टल पे ही देना है, क्योंकि पोर्टल के अलावा यदि कभी इंस्टीट्यूशन को यह लगता है कि अरे ये तो मैं भूल गया था इस मैट्रिक के लिए, और आप नैक को मेल करें या नैक को हार्ड कॉपी भेजें, तो वह हम स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोसीजरल के अगेंस्ट नहीं जाते हैं। जो भी नैक का प्रोसेस है, ट्रांसपेरेंसी जो भी है, हम जो भी डेटा, आप जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप अपने पोर्टल पे देते हैं, सिर्फ उन्हीं हम पोर्टल को या आपकी वेबसाइट से ही लेते हैं, उसके अलावा हम कहीं से नहीं लेते हैं इन्फॉर्मेशन। साथ ही साथ एक बात और बताना चाहूंगी, डीबीबी वेरिफिकेशन के तहत हमारे पास कुछ ऐसी मैट्रिक्स हैं जो कि जिसमें संख्या ज्यादा हो सकती है, जैसे ऑटोनॉमस कॉलेज है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर इंटर्नशिप या फील्ड वर्क, तो इसके लिए हो सकता है बच्चे 3000 हो, ज्यादा हो, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो उनको आपको सारे बच्चों का सर्टिफिकेट, जो इंटर्नशिप सर्टिफिकेट है, वो आप पूरा नहीं अपलोड कर सकते। तो उसके लिए क्या होता है कि ड्यूरिंग द क्लैरिफिकेशन डीबीबी पार्टनर रैंडमली आपसे कुछ सर्टिफिकेट्स मांगेंगे और वो आपको पता देना बहुत जरूरी है। जैसे कि यदि इंटर्नशिप सर्टिफिकेट डीबीबी ने कहा कि 10 रैंडम सर्टिफिकेट देना है, या तो उन्होंने बच्चों का नाम लेके दिया, स्टूडेंट्स का, कैंडिडेट का नाम लेके दिया, या फिर उन्होंने रैंडमली कोई नंबर से पूछा, तो आपको प्रोवाइड करना, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। यदि आपको 10 में से 10, सपोज डीबीबी ने 10 पूछा, आपने 8 बताए या आपने 6 बताए, तो उस तरह से आपका जो डेटा है वो प्रो रेटा बेसिस पे रिड्यूस्ड हो जाए। तो आपको, बिकॉज वो रेंडमली ही पूछ रहे हैं, तो आपको उतनी संख्या बताना आपके लिए जरूरी है। तो आगे बढ़ते हुए मैं बताऊंगी, जैसा कि मैंने आपको बताया, फिर ये सारी प्रक्रिया होने के बाद जब आप एक बार सबमिट कर देते हैं 15 दिन के बाद अपना रिवाइज क्लैरिफिकेशन, तो डीबीबी पार्टनर फिर से रीचेक करते हैं, पूरा देखते हैं, पूरा फिर से मैच कराते हैं। उसके बाद वो अपडेट करके अपनी पोर्टल को उस हिसाब से अपडेट करके डीबीबी की प्रक्रिया को अपडेट कर देते हैं। अपडेट करने के बाद एक प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं डीबीबी डेविएशन रिपोर्ट। एक रिपोर्ट जनरेट होती है जिसको बोलते हैं डीबीबी डेविएशन रिपोर्ट। वो एक्सटेंडेड प्रोफाइल डेविएशन भी हो सकता है, मेट्रिक लेवल डेविएशन भी हो सकता है। ये कैसे होता है हम यहाँ पे समझेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं 4 तरह के डेविएशन होते हैं। आप यहाँ पे स्टेटस में देख सकते हैं नो आंसर चेंज, और आप यहाँ पे देखे हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट ईयर वाइज ड्यूरिंग द लास्ट 5। ये ईयर वाइज क्वेश्चन है। यहाँ पे एचईआई ने नंबर्स दिए हैं, स्टूडेंट्स के नंबर्स दिए हैं, और यहाँ पे ये जो क्लैरिफिकेशन है ये डीबीबी पार्टनर ने पूछा है पोर्टल पे, और यहाँ पे एचईआई ने रिस्पॉन्ड किया है विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, और ये डेटा टेम्पलेट है। तो यानी आपने जो नंबर ये दिया है इनपुट, और ये जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, ये दोनों प्रॉपर मैच है, इसलिए यहाँ पे स्टेटस है नो आंसर चेंज। तो यह एक बात हो गई, जो एक स्टेटस होता है जिसे कहते हैं नो आंसर चेंज। दूसरी प्रक्रिया होती है एचईआई क्लैरिफिकेशन एक्सेप्टेड। आप देख सकते हैं पहले आपने इनपुट 2 दिया था, एचईआई ने दिया था
ये पुरानी मैट्रिक है, नंबर ऑफ डिफरेंशियली एबल स्टूडेंट्स 2। डीबीबी ने कहा नहीं 0, क्योंकि उन्होंने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में देखा कि वहां पे 0 है, तो इसलिए उन्होंने सजेस्ट किया कि 0 है और आपने इसे एक्सेप्ट कर लिया। तो दिस इज आल्सो, इसको भी हम कह सकते हैं कि ये क्लैरिफिकेशन एक्सेप्टेड। तीसरे हम स्टेटस को बात करते हैं, तो तीसरी जो स्टेटस होती है वो चेंज आफ्टर क्लैरिफिकेशन होती है। वो प्रक्रिया ये होती है कि जब आपने कोई नंबर दिया, सपोज यहाँ पे नहीं नंबर दिया और आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के हिसाब से ये नंबर चेंज होता है, या तो बढ़ सकता है, घट सकता है, डिपेंड करता है आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं चेंज आफ्टर क्लैरिफिकेशन। तो ये सारी जो स्टेटस होती हैं, डेविएशन रिपोर्ट होते हैं, इस तरह से होती है। साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि एक्सटेंडेड प्रोफाइल मेट्रिक लेवल पे कैसे इफेक्ट करता है। जैसे कि मैडम ने भी बताया है और मैंने भी अभी आपको बताया कि हर एक एक्सटेंडेड प्रोफाइल का जो मेट्रिक है वो डिनोमिनेटर है मेट्रिक के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 13 मेट्रिक यहाँ पे दिख रहा है। इस 13 मेट्रिक के लिए, 13 मेट्रिक के लिए ये जो नंबर्स हैं ये डिनोमिनेटर है। तो यदि यहाँ पे कोई नंबर चेंज होता है या बढ़ता है या घटता है, तो आप समझ सकते हैं 13 मेट्रिक पे इफेक्ट पड़ता है। तो जब भी आप एक्सटेंडेड प्रोफाइल में कोई नंबर देने जा रहे हैं तो आपको सही देना है, एक्यूरेट देना है, नहीं तो आपका ओवरऑल इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये जानकारी समझने की जरूरत है आपको। इसके साथ मैं कुछ और बताना चाहूंगी, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको ध्यान रखना है जब भी आप डीबीबी की प्रक्रिया में रहें। जैसा कि आपको पता है कि जो फाइल साइज डॉक्यूमेंट्स है वो 5 MB तक का ही है। यदि 5 MB से ज्यादा फाइल डॉक्यूमेंट है आपके पास, तो आप क्या करिए, अपनी वेबसाइट पे जाइए और एक फोल्डर बनाइए नैक का, और मेट्रिक वाइज एक्सटेंडेड प्रोफाइल आप उससे ज्यादा डॉक्यूमेंट है तो आप वहाँ पे इंफॉर्मेशन दीजिए। वो इंफॉर्मेशन आप पर्टिकुलर यूआरएल दीजिए, ना कि कोई जेनरिक वेबसाइट एड्रेस दीजिए, ताकि यदि कोई वेरिफिकेशन करे डीबीबी पार्टनर तो वहां पे क्लिक करे तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन वो गेन कर पाए, जिस हिसाब से वेरिफिकेशन में कोई बाधा ना हो। कोई भी पासवर्ड आप नहीं डालिए, क्योंकि पासवर्ड डालने से कभी कभी स्मॉल गैप, मीडियम या इस तरह से प्रॉब्लम होगी और वो सही तरीके से आपका डेटा वेरीफाई नहीं होगा। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन एसएसआर में, डीबीबी में, गूगल ड्राइव या किसी भी तरह के ड्राइव को नहीं देना है। इसके अलावा मैंने पहले भी बोला था कि कोई अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होगा एचईआई के बीच में और डीबीबी पार्टनर के बीच में। मतलब डीबीबी पार्टनर आपको रेज करेंगे क्लैरिफिकेशन ऑन पोर्टल और आपको भी रिप्लाई करना है पोर्टल पे अलॉन्ग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। इसके साथ साथ आपको रिस्पॉन्स भी लिखना है वहाँ पे। इसके अलावा आप ना उनको फोन कर सकते हैं, ना आप उनसे मिल सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन इधर है। साथ ही साथ कुछ हमारी मेट्रिक है जिसमें हमने कहा है कि जियो टैग्ड फोटोग्राफ्स देना है। तो जियो टैग फोटोग्राफ कैसे लेना है, कैसे इसको आपको अटैच करना है वहां पे, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पे स्टेप वाइज दिया है। आप प्लीज वहां जाइए, रीड करिए, पढ़िए। उसके बाद भी कोई परेशानी होती है तो आप हेल्प डेस्क पे इशू रेज कर सकती हैं। यह बहुत आवश्यक है कि जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके वर्नाक्युलर लैंग्वेज में है, उसे आप साथ ही और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है रीजनल लैंग्वेज में, उसके साथ इंग्लिश ट्रांसलेटेड वर्जन डॉक्यूमेंट्स को साइन करके उसके साथ लगा दीजिए, ताकि वेरिफिकेशन में कोई बाधा ना हो। कुछ हमारे मेट्रिक हैं जो जिनका मेजरमेंट लैक्स में है, तो आपको उसे लैक्स में देना है, न कि नंबर्स में। जैसे कि उदाहरण के स्वरूप में मैं लेना चाहूंगी नंबर ऑफ बुक्स इन जनरल पब्लिश्ड ईयर वाइज ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर। तो आपका जो डॉक्यूमेंट, आपका जो मान लिया 18-19 या 20-21 में जो एक्सपेंडिचर है बुक्स और जर्नल्स के लिए, वो आपका 1.5 लाख है। तो आपको इन्फॉर्मेशन 1.5 में देना है, ना कि 150 देन 000 लाइक दैट। ग्लॉसरी और मेट्रिक को प्रॉपर अंडरस्टैंड करना है। सारी इंफॉर्मेशन मेट्रिक खुद यदि कोई ढंग से पढ़ता है तो सारी क्लैरिटी वहीं हो जाती है कि इस मेट्रिक में आपको क्या लगाना है। एज यू आर एकेडमिक तो यू आर अवेयर अबाउट ऑल दोज थिंग्स। आप जहां जहां कुछ कुछ मेट्रिक में बजट स्टेटमेंट्स को मांगा गया है, वहां आपको ऑडिटेड स्टेटमेंट देना है सर्टिफाइड करा के सीए को। उसके साथ आपको नोटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी आपको एक बार एसएसआर आप सबमिट करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, चाहे वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आए, चाहे आपके पोर्टल पे आए। तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है कब आपका डीबीबी प्रोसेस स्टार्ट है। कभी कभी ये पाया गया है कि प्रोसेस हो जाता है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस, संस्था जो है वो अवेयर नहीं होते हैं, नोटिफिकेशन नहीं देखते हैं और प्रोसेस खत्म हो जाता है। तो बेटर होगा एक बार आप एसएसआर सबमिट करते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप उसे चेक करिए, समझिए। वेबसाइट, नेक के वेबसाइट को देखिए कि कोई यदि जब टाइम टू टाइम यदि कोई सरकारी रूल्स और रेगुलेशन में बदलाव होता है या क्या होता है तो ऑलरेडी वेबसाइट पे वो रहता है।
नॉन कंप्लायंस की तरफ मुड़ते हुए बताते हैं कि नॉन कंप्लायंस क्या होता है। नॉन कंप्लायंस यह एक प्रक्रिया है जैसे कि यदि हम ऑटोनॉमस कॉलेज की बात करें, तो ऑटोनॉमस कॉलेज में जितने भी क्वांटिटेटिव मैट्रिक है, उनके लिए यदि आपकी टोटल मैट्रिक्स में डीबीबी पार्टनर ने 40 मैट्रिक के लिए क्वेरी रेज किया है और आपने सिर्फ और सिर्फ 20 मैट्रिक 10 मैट्रिक का रिस्पॉन्ड किया है, तो आपका इट मीन्स आपने क्लैरिफिकेशन पूरी तरह से रिस्पॉन्स नहीं किया है, तो वहाँ से आप वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा आपके इंस्टीट्यूशंस का, तो वहाँ पे आपका जो कॉलेज है वो नॉन कंप्लायंस घोषित किया जाएगी, आपकी फाइल वहीं क्लोज हो जाएगी और इस प्रक्रिया के बाद आपको फिर से 1 साल बाद अप्लाई करना होगा क्योंकि बिना इन्फॉर्मेशन के, बिना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के कोई भी मैट्रिक वेरीफाई नहीं किया जाएगा और उसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। आगे चलते हुए हम प्री क्वालिफिकेशन स्टेज में बढ़ते हैं। तो ये प्री क्वालिफिकेशन स्टेज क्या है? जब भी जो क्वांटिटेटिव मैट्रिक है, संख्यात्मक मापक है, उसमें जितना भी स्कोर होता है, उसका आपने 25% एटलीस्ट या मोर देन 25% आपने स्कोर किया है, तो वो कॉलेज प्री क्वालिफिकेशन पास है, उनके नीचे वाले फेल है। तो जब भी आप प्री क्वालिफिकेशन पास हो जाते हैं, तो नेक्स्ट प्रक्रिया की ओर मुड़ते हैं, जैसे कि जिसे हम कहते हैं पीयर टीम विजिट। और यदि आप प्री क्वालिफिकेशन फेल हो जाते हैं, यानी आपका 25% से कम स्कोर है, तो आपको 6 महीने बाद फिर से अप्लाई करना होगा असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन की प्रक्रिया को। एक बार और बताना चाहूंगी कि प्री क्वालिफिकेशन में स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे का स्कोर नहीं इंक्लूड किया जाता है, सारे क्वांटिटेटिव स्कोर रहते हैं एक्सेप्ट स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे। तो एक बार प्री क्वालिफिकेशन की प्रक्रिया हो जाती है तो पीयर टीम विजिट होता है। आगे मैं अनुरोध करूंगी कि मेरे सहयोगी इसे आगे पूरा करें। मेरा प्रेजेंटेशन यहीं समाप्त होता है। आप सभी को मेरा प्रणाम। श्याम सर। धन्यवाद रुचि। अब मैं डॉक्टर नीलेश पांडे जी से गुजारिश करूंगा कि आगे की जो प्रक्रिया जो कि छात्र संतुष्टि सर्वेक्षण सर्वे के बारे में हम